बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाइयों से शुरू होने वाली जंग अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में लेती जा रही है। ईरान पर दागे जाने वाले मिसाइलों और बमबारी के नतीजे में हलाकतों और जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद ईरान न घुटने टेकने को तैयार है, ना ही झुकने को, बल्कि अपनी बका की जंग पूरी शिद्दत के साथ लड़ने में मसरूफ है। अमेरिकी सदर का दावा है कि ईरान बहुत कुछ खो चुका और अब मुज़ाकरात करना चाहता है, मगर उनके बकौल इसके लिए बहुत देर हो चुकी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि ईरान ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की, बल्कि वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि आइंदा कोई भी क़यादत इजराइल और अमेरिका के सामने कमज़ोर ना पड़े। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के मकासद मुकम्मल तौर पर एक जैसे नहीं हैं। अमेरिका का बुनियादी हदफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम, अस्करी तनसीबात और बहरी ताकत को कमज़ोर करना है, जबकि इसराइल इससे आगे ईरान में रजीम चेंज की ख्वाहिश रखता है। उधर दुनिया की अहम मुआशी गुजरगा समझी जाने वाली आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश ने आलमी सतह पर एक नए बहरान को जन्म दे दिया है। तेल की सप्लाई मुतासिर होने के खदशे ने आलमी मईशतों को हिला कर रख दिया है और तेल की कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी। अगर मशरिक़ वस्ता की यह जंग तूल पकड़ गई तो पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो सकता है जहां पर मुआशी और सिफारती मुश्किलात में इजाफा होगा। दूसरी जानिब अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक़ कामयाबी के साथ जारी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक अब तक सैकड़ों कारिंदों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP की दरमियाने दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी, जबकि अफगान तालिबान रजीम को पैगाम दिया गया है कि कलअदम TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले कर दी जाए। क्या पाकिस्तान की सरहद पार कार्रवाइयाँ इसी मुतालबे से मशरूत रहेंगी? इसी पर बात करने के लिए सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जनरल साहब, ईरान की सूरत हाल पर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है उसकी जो हालिया अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है, लेकिन अब तक कितने लोगों के हवाले से हमारे पास ये हम कह सकते हैं यकीनी तौर पे कि ये जंग जो है अफगानिस्तान के साथ कितने दिन तक चलेगी, कब तक हमारे मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे, या फिर मुकम्मल अफगान तालिबान रजीम के खात्मे तक हम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे? सरवत, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इफ यू अलाउ मी तो मैं जरा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ठीक कर दूं जी प्लीज। कि पाकिस्तान ना तो वॉर में है और ना ये मामलात हमारे अफगानिस्तान के साथ है जी। पाकिस्तान ऑपरेशंस कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान की जो क़यादत बैठी हुई है और जो सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने अपना एक रूलिंग आई मीन कि वो वहां पे ग्रुप बैठा हुआ है जी, तो ये पाकिस्तान के ऑपरेशंस हैं विच आर डिफेंसिव इन नेचर, जो अकम्युलेटिव एक रिजल्ट है जो सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान के हुए, तो उनको हम परसू कर रहे हैं। हमारा मसला तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के साथ है और वो नॉन स्टेट एक्टर्स का एक स्ट्रक्चर्ड वहां पे उन्होंने एक कब्जा समझे के हुआ है, ठीक है, उसकी एक हिस्ट्री है। तो ये दिस इज नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान, नीदर वी आर इन वॉर, क्योंकि हमारे अफगानिस्तान के लोगों से कोई इशू नहीं है, वो तो खुद बेचारे विक्टिम है उनके। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये कब तक होंगे लीडरशिप। देखिए, पाकिस्तान का एक ही पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए मिलिट्री का ये यूज हो रहा है, और वो है कि वो पॉलिसी कैप्चुलेशन बाय दीज नॉन स्टेट एक्टर्स, कि वो मास्टर स्पॉन्सर बन के मास्टर प्रॉक्सी बन के और प्रॉक्सी स्पॉन्सर के से पैसे पकड़ के और वो पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ खुद उसमें एक्शन में शामिल हो गए बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस तरह के जितने ये नॉन स्टेट एक्टर्स के ग्रुप हैं, BLA, BRA या अफगानिस्तान के अंदर और जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMU हो गया, ETM हो गया, ISIS, ISKP, इन सारों के एक फ्रेंचाइजेस को ना उन्होंने इकट्ठा करके अपनी छतरी के नीचे और वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं वॉर से, टेररिज्म के साथ जुड़ी हुई जो इकोनॉमी है उसका। तो ये पाकिस्तान जब तक उनकी पॉलिसी कैप्चुलेशन और सिंपल पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का कि आप ये जो TTPs हैं या जो BLA, BRA हैं, इनसे अपना डिस्कनेक्ट करें, इनको पाकिस्तान के या हवाले करें या इनके खिलाफ ऑपरेशन करें या लेट पाकिस्तान डील विद इट। आप इनको ना सपोर्ट करें ना वेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्के के दो रुख हैं और दोनों जुड़े हुए हैं और उनके अपने इंटरनल इश्यूज हैं, उस पर आगे चल के बात हो सकती है कि वो क्यों TTP से जान नहीं छुड़वाना चाहते। तो जब तक ये पॉलिसी कैप्चुलेशन नहीं होती उनके बिहाफ पे, पाकिस्तान विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग एंड विल कंटिन्यू ये जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको परस्यू करता रहे। जनरल साहब, आप बड़ी जबरदस्त तरफ
तरफ ये गुफ्तगू का पूरा हिस्सा ले गए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि टीटीपी के अगेंस्ट वो क्यों नहीं कार्रवाइयां कर रहे, या क्यों उनके मुफाद में ये है कि टीटीपी वहां पर बरकरार रहे। और लेकिन मुझे एक और चीज का इतराफ करने दीजिए, ये पूरी कौम जहां जहां हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, अफगानिस्तान इस पोजीशन में है भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सके, और पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए बराबरी का एक कद होना बड़ा जरूरी है। अफगानिस्तान के पास वो नहीं है। अब आ जाते हैं जरा टीटीपी की सूरत हाल की तरफ। टीटीपी ऐसा जनरल साहब क्यों चाहती है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां ना हो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, या क्यों उनके ये मुफाद में है? अगर आप हमें कुछ बता सकें। जी देखिए सरवत, बात इस तरह की जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है वो भी आपको पता है कि डिफरेंट ग्रुप्स में बटी है। एक तो टीटीपी का इज अ ह्यूज नंबर, 6 to 7,000 इनके तकरीबन वहां पे टेररिस्ट बैठे हुए हैं। अभी काफी रिड्यूस हो रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट रफली 5,000 प्लस सोल्जर्स हैं। इट्स अ ह्यूज ग्रुप, इट्स एन इफेक्टिव ग्रुप। अच्छा, अब जो लेट्स से के कंधारीज है, मुल्ला हैबतुल्लाह वगैरह, वो भी इनसे इसलिए उनको डर है कि अगर हमने इनके खिलाफ एक्शन लिया तो ये जाके हकानियों के साथ मिल जाएंगे, और हकानी और इनका किसी वक्त भी रिफ्ट शुरू हो सकती है। इनकी इंट्रा जो ग्रुप्स कंटेस्टेशन है उसको ज़हन में रखिएगा। हकानीज जो है वो कहते हैं जी पास्ट में इन्होंने हमारे साथ जंग लड़ी है, हमने इनको यूज किया, एंड सेकेंडली अगर हम इनको लूज करेंगे तो ये हैबतुल्लाह के साथ, इसी तरह मुल्ला याकूब का अपना इशू है। और ओवरऑल जो है वो तीनों को ये भी डर लगता है कि अगर हमने टीटीपी के खिलाफ किया तो ISKP ऑलरेडी फ्रेंचाइजेज बैठी है जो इनकी भी एंटी है, तो इनको वो भी डर है कि ये पूरा टीटीपी उठ के वहां पे चला जाए। उसकी वजह यह है कि कोई शरीयत या जो आइडियोलॉजी है जिसपे वो लड़ रहे हैं वो तो दैट इज शरीयत, इट इज ऑल। तो इसका टीटीपी का जो मुल्ला भी है वो भी टेररिस्ट है, जो मिलिटेंट है वो भी टेररिस्ट है। तो बेसिकली इनकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग एज अ टेररिस्ट हुई है। तो ये किसी के साथ भी मिल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये समझता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो लीवरेज है हमारी, या पाकिस्तान को हम जो ब्लैकमेल फोर्स करते रहे हैं, वो पहले कर रहे थे ना ऑपरेशन से पहले, तो उसकी लीवरेज हमारी टीटीपी है। तो हम कभी इनसे 10 अरब रुपए मांग लेंगे, कभी सेटलमेंट का ड्रामा कर देंगे, कभी 11 अरब मांग लेंगे। एंड सेकेंडली ये टीटीपी इज अ प्रोटेक्शन फॉर द इलीगल स्पेक्ट्रम विच इज ऑन द बॉर्डर्स, जिसको पाकिस्तान ने चेक किया है। प्रॉब्लम्स हैं, आम लोगों को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान ने इतनी वहां पे खुशहाली है कि आम जो बॉर्डर पे रहने वाला है वो खुशहाल है। उसको वो जो सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशंस है वो, या गवर्नमेंट की जो फेलिंग्स है उस पर हम अलग बात कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सारे इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इलीगल स्पेक्ट्रम उनका डिस्टर्ब होता है। फिर जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स, क्राइम और ये जो टेररिज्म का नेक्सस हुआ उसमें टीटीपी पे एक रोल अदा करती है जी, क्योंकि पॉलिटिशियन भी अपनी प्रोटेक्शन, अपने बिजनेस की प्रोटेक्शन फिर कई दफा इसकी तरफ देख रहा होता है, तो चीजों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये इसकी वैल्यू है जिसको वो लूज नहीं करना चाहते। एंड फाइनली अफगानिस्तान के अंदर और इस टेररिज्म और इसके अलावा कौन सी एक्टिविटी, इट इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ये पावर में रहना चाहते हैं इन अफगानिस्तान, टीटीए जो है, तो वो तब भी रह सकता है कि इनके पास एक इफेक्टिव पर्सिव ग्रुप हो, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को भी उधर डराना है, खौफ के साथ, इंटिमिडेशन, कोएर्जन के साथ दे कैन स्टे इन पावर, वरना तो दे विल हैव टू बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इनको जवाबदेही करनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट चलाने पड़ेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो ये बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं अब इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी 1-2 दफा नहीं, मुतादिद मरतबा ये अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो पाकिस्तान को कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए या आप खुद इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये उनके मुफाद में भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है अब वो आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये एटलीस्ट हमें नजर आ रहा है कि ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लेकिन इसमें हमारे लिए जो जनरल साहब बात है वो ये है कि पाकिस्तान एक तरफ तो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त हम चुकन्ना है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मामला है, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। तो कोई एक महाज ईरान की तरफ से तो नजर नहीं हटा सकते, लेकिन अफगानिस्तान के महाज को कूल डाउन करने के लिए क्या करना जरूरी होगा? क्योंकि एटलीस्ट 2 महाजों के ऊपर फोकस करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल तो है हमारे लिए भी। देखिए, आपके पास 2 ही चॉइसेस थी अफगानिस्तान की चीजों को कूल डाउन करने की। वन वाज डिप्लोमेसी और दूसरा मिलिट्री एक्शन। अच्छा, मिलिट्री एक्शन को भी ना सरवत एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान में एक बड़ी गलत सोच है कि हम समझते हैं कि मिलिट्री एक्शन इज डिफरेंट फिनोमेना और जो डायलॉग है वो डिफरेंट फिनोमेना। नो, दिस इज वन फिनोमेना। ये दोनों मिलके पॉलिटिक्स कहलाते हैं। वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये याद रखिएगा, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी को उसको परसू करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री यूज किया जाता है, विच इज 30-40% ऑफ द पॉलिसी और स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है। ये इट इज नॉट कि मिलिट्री के बगैर आप इन ऑपरेशन के बगैर वो एनवायरनमेंट बना ही नहीं सकते जहां पे आप डायलॉग कर सके। मुझे बताएं ना, आप क्या ऑफर करेंगे डायलॉग पे, क्या ऑफर करेंगे? टीटीए को आप कह देंगे कि ड्यूरेंट लाइन ठीक है जी, आप अटक तक आ जाए, हम आपके हवाले कर रहे हैं।
टीटीपी को आप कह देंगे आप तर्ज हयात बदल दे पूरे खैबर पख्तूनख्वा और अपने नाम की शरीयत ले। आपने शरीयत वाला एक मायदा किया था 2007-8 में सूफी मोहम्मद साहब के साथ तहरीके नफाज शरीयत, तो क्या हुआ? थर्ड डे उन्होंने, वो आपको याद होगा, कबल ग्राउंड में, सॉरी, मैंगोरा के बीच में जो तकरीर की गई थी, वो जो लोग उस हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनको बिल्कुल याद होगा, तो उन्होंने तो आइन को उठा के फेंक दिया था। तो यू हैव नथिंग टू ऑफर, डायलॉग ऐसे आप कर नहीं सकते। जो टीटीपीज है उसने पाकिस्तान के कानून के नीचे आना है, टीटीए ने अफगानिस्तान के अंदर रहना है और उसने अपना वहां पे फॉलो अप करना है, तो उसके लिए भी आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। मुल्क की जो बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सियासत तो कर रही है, मगर अब ये सवाल उठने लगा ये सियासत किस पे हो रही है? क्या खान साहब के नाम के ऊपर सियासत हो रही है या इमरान खान साहब का नाम लेकर सियासत हो रही है? पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से हर ईद पर यही उम्मीद बांधी जाती है कि अब की बार खान साहब जो हैं जेल से बाहर और अवाम के साथ होंगे, लेकिन हर बार ये दावा और उम्मीद मान पड़ जाती है। कई ईदें आई और गुजर गई, लेकिन खान साहब अब भी जेल के अंदर हैं। अडियाला जेल में मुक़ीद इमरान खान साहब की इस ईद पर बाहर निकलने की उम्मीद मुश्किल ही बर नजर आती है। ताहम जेल की मुश्किलात में इजाफा जरूर हो सकता है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर कानून साजी की एक और बाजी खेल दी गई है। कौमी असम्बली फिर सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर के बाकायदा दस्तखत से नैब तरमीमी बिल नाफिजुल अमल हो चुका, जिसके तहत हाई कोर्ट से मुतासरा शख्स अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आईनी अदालत में दायर कर सकेगा। दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको तरीक़ेकार पर एतराज है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरमीम को एक साजिश करार दिया है और यह कहा है कि यह तरमीम दरअसल इमरान खान साहब के मुकदमात पर असरअंदाज होने के लिए लाई गई है। नाकदीन के ख्याल में यह तब्दीली दरअसल ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने और सियासी मुकदमात को एक खास अदालती फोरम तक महदूद करने की कोशिश है, जबकि यह तासुर भी मिलता है कि हुकूमत इमरान खान साहब के जो कानूनी रास्ते हैं महदूद कर रही है उन्हें। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों पीएम हाउस के अंदर एक निहायती गैर मामूली इजलास बुलाया गया था, जिसका दावतनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी गया था, मगर यह कहकर इस इजलास का बायकॉट किया गया कि चूंकि खान साहब से मुलाकात होगी तो इजलास में शिरकत होगी। अब यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी और रियासती मुफाद में बुलाए जाने वाले इजलास में अदम शिरकत है, वो क्या एक सियासी गलती नहीं है? ये और इसके साथ साथ बहुत सारे अहम इशूज हैं, इसी पर बात करिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, जो मेरे साथ मौजूद है, मैं उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सेनेटर साहब, नैब की जो तरामीम है उनके ऊपर भी बात करेंगे, इस बिल के ऊपर बात होगी, मगर उससे पहले जो पीएम हाउस के अंदर एक इजलास हुआ उस पर यह तनकीद आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे ज़्यादा मुल्क की बात करती है, मुल्क की मुफाद की बात करती है, मुल्क के बारे में बात करती है। तो जब मुल्क की बात होती है तो उस बैठक में शामिल नहीं होती, तो क्या वजह है इस तरह की जो एक पॉलिटिकल मूव की जाती है पीटीआई की तरफ से? आपको नहीं लगता कि वो पीटीआई के लिए खुद नुकसानदेह है आवाम के सामने? मैं थोड़ा आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पहले बता देता हूँ कि इस मीटिंग के हवाले से सबसे पहले जो शोरश बुलंद हुई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। अच्छा जई साहब ने हमारी जो पार्लिमानी जॉइंट पार्लिमानी मीटिंग थी उसमें ये बात कही थी कि हमें गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि वो पार्लिमान के अंदर इन कैमरा इजलास बुलाए, वो यहाँ पे तमाम पार्लिमान को कॉन्फिडेंस में इत्मीनान मिले कि अफगानिस्तान की जंग के हवाले से क्या रीजंस थी, क्या रैशनल थे और इस वक्त क्या उसकी सूरत हाल चल रही है। उसके बाद अल्लामा राजा नासिर साहब ने भी सेनेट के हवाले से यही बात की थी। सो गवर्नमेंट ने वो आधी बात तो पिक कर ली, लेकिन जब बाद में मीटिंग का पता चला तो बात ये पता लगी कि मीटिंग जो है वो बजाय पार्लियामान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिफ्ट कर दी गई है। वहां सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे ब्रीफिंग देंगे। अब आपको जैसे मालूम है कि इस वक्त जो नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों जगह पे इसहाक डार साहब पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके थे, वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब एज डिफेंस मिनिस्टर पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके थे, अताउल्लाह तारड़ की स्टेटमेंट हम सुन चुके थे। सो वी ऑल न्यू कि जंग की रीजन क्या है, जो कि एक आम पॉलिटिकल आदमी को पता होना चाहिए, में भी आपकी कैमरामैन को भी पता होगी। वो इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पीएम हाउस में बुला के पार्लिमानी लीडरों को बुलाया कि जी मैं आपको पास ऑन कर दूंगा। सो हमारा उस पर जो पहला एतराज था कि इस मीटिंग को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, पूरे पार्लियामान को इसमें एतमाद देना चाहिए था। अब आपको एक चीज और बता दूं, इस वक्त अमेरिका के ऊपर जो सबसे बड़ी तनकीद है वो ये है कि वो ईरान वॉर में चला गया, उसने कांग्रेस से अप्रूवल नहीं ली थी।
और उसने खुद ही एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने तौर पर फैसला कर लिया। तो जब आप इस अफगानिस्तान में गए थे, अफगानिस्तान की जंग में गए थे, तो क्या किसी पार्लियामान से अप्रूवल ली गई थी? नो, मेरे ख्याल में पार्लियामान छोड़े काबीना से अप्रूवल भी नहीं ली गई। प्राइम मिनिस्टर के अलावा हार्डली कोई ऐसा मिनिस्टर भी होगा जिसको मालूम भी होगा कि हम शायद जंग में चले गए। सो इस तरह की मीटिंग बुला के, तमाम लीडरों को बुला के, मेरे ख्याल में तो एक मजाक ही। हम ऑन बोर्ड है, हम अपनी पाक फौज के पीछे हैं, हम अपनी कौम के पीछे खड़े हैं और इंशाल्लाह ऐसे खड़े रहेंगे। जैसे कि आपको याद है पाक इंडिया वॉर में पीटीआई ने कोई इस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन ऐसी नहीं थी जिसमें हम उनके साथ ना हो। अभी भी अफगानिस्तान वॉर में अपनी फौज के पीछे खड़े, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ब्रीफिंग का कोई मकसद, इट वाज प्योरली 0 + 0 = 0 का कांसेप्ट था। सो ऐसी फ्रूटलेस एफर्ट पे जाके पार्ट एंड पार्सल बनना, आई डोंट थिंक इट वाज क्वाइट इनफ। लेकिन गवर्नमेंट आज फैसला कर ले कि वो पार्लियामान में ब्रीफिंग के लिए आ रहे हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग है और अस्करी इदारों के सरबराह आ रहे हैं। आई कैन अश्योर यू दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा जरूर बनेगी। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है सेनेटर साहब। मैं आपको जेयूआई की सफ पे लाके खड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि आपकी बात का ताल्लुक उनके साथ भी निकल रहा है, जेयूआई को भी तहफ्फुज़ात थे। इन पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा इजलास की भी उन्होंने बात की। कामरान मुर्तजा साहब ने भी ये कन्फेस किया कि कोई नई बात नहीं थी, कोई इल्म में इजाफा नहीं हुआ पीएम हाउस के अंदर जो मीटिंग उन्होंने इजलास उन्होंने अटेंड किया, लेकिन एक कौमी इत्तेफाक राय का पैगाम था जो देना मकसूद था। और यही वजह है कि अब गवर्नमेंट आप लोगों पर इसलिए तनकीद कर रही है कि कोई भी कौमी इत्तेफाक राय का मामला होता है, पीटीआई जो है वो सियासी अखाड़ा खोल लेती है राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक, और आप लोग जो है वो एक जीरक पॉलिटिशियन होने का किरदार अदा नहीं करते। सो बेसिकली अगर आप कामरान मुर्तजा साहब की स्टेटमेंट को उठा लें कि नई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, गवर्नमेंट सिर्फ चाह रही थी कि जो पॉलिटिकल लेवरेज है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो उसकी फेवर में चला जाए और उस पूरी कश्ती के अंदर, यानी उस पूरी प्लेट के अंदर कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ का तड़का भी थोड़ा सा लगा दिया जाए। सो इसमें से और कुछ नहीं था, उनको सिर्फ एक हिमायत हासिल। हमायत तो हम कब, ये कैसा हो सकता है कि पाकिस्तान जंग में जाओ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे ना हो? हम अपनी फौज के पीछे खड़े, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हमें एज ए लेवरेज यूज करना उस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए। भाई जंग का फैसला आपने किया, ठीक, उसमें काबीना आपकी शामिल थी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया नहीं पूछा गया, ये आपके इश्यूज हैं। सो एक नैरेटिव बिल्ड करके दुनिया को पैगाम देने से, इससे कौमें नहीं पीछे खड़ी होती, कौमें लीडर्स के पीछे खड़ी होती है, कौमें स्टेट्समैन के पीछे खड़ी होती, कौमें आपके आइडिया नजरिया के पीछे खड़ी होती है। आई एम वेरी सॉरी, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा इशू है कि इस मुल्क में लीडर नहीं है इस वक्त। इस वजीर आजम को एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर तो कह सकते हैं, ही इज नॉट अ लीडर, वो स्टेट्समैन नहीं है। उसका नैरेटिव कोई दुनिया में क्या पूरे इस्लामाबाद में कोई कैरी नहीं करता, सीडीए उसको नैरेटिव नहीं कैरी कर सकती, पाकिस्तान और दुनिया तो दूर की बात है। इस नैरेटिव का कोई फायदा नहीं। आप बात कहेंगे जी हम घूम फिर के उस एक चेहरे की तरफ चले जाते हैं, आप यकीन मानिए आज इस वक्त जिस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका ये इशूज चल रहे हैं दुनिया में, इस वक्त अगर कोई एक शख्स इस वक्त बैठ के बात कर रहा था, दुनिया सुन रही थी, उसको आपने अडियाला में डाल दिया। हमें आप कहेंगे जी आप पीटीआई हर जगह जो ना अपना एडवांटेज निकाल लेते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस लीडरशिप क्राइसिस है। हमारे पास लीडर मौजूद ही नहीं, एक लीडर था वो जेल में चला गया। अब शहबाज शरीफ समझते हैं कि वो बहुत लीडर है, इज नॉट अ लीडर, उनको तो खुद यहाँ पे बड़ी मुश्किल से बैठाया। सो हमें एज अ पॉलिटिकल लीवरेज अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे, आई एम सॉरी वी कैन नॉट बी मिसयूज्ड, बट यस वी आर विद यू। हम इस कौम, इस पूरी फौज, अपनी जंग पूरे पीछे पूरी तरह खड़े, और किसी तौर पे कोई फॉल्ट लाइन ऐसी पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आएगी जो तहरीक इंसाफ की वजह से कहीं बिल्ट हो, नॉट एट ऑल। सही है सेनेटर साहब, इसमें तो कोई यकीनी तौर पे शायबा हमें भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ ना भी हो, लेकिन अपने मुल्क के साथ खड़ी हमें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर आई है, चाहे वो इंडिया के साथ जंगी क्यों ना हो। लेकिन जो सियासी मुबस्सिरीन है उनका ये ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा ये एक मौका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर के लिए कोई काविश कर सकती थी, फेस टू फेस बैठ के बहुत सारे अहम मामलात हैं मुल्क के साथ साथ अपने लीडर के लिए भी डिस्कस कर सकती थी। लेकिन ये गोल्डन पॉइंट था जो शायद पीटीआई ने मिस कर दिया। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि शायद जो सोशल मीडिया का एक प्रेशर है पीटीआई के ऊपर, उस प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने पीएम हाउस का जो इजलास है उसको अटेंड नहीं किया। अच्छा, आई डू नॉट टोटली एग्री विद इट। सोशल मीडिया का प्रेशर तो बाद में आना था, ये चीज डिस्कस हुई थी पॉलिटिकल कमेटी में जाके, और वहां पे उनका ये था कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी इस मीटिंग में जो कि फ्रूटफुल हो सकती है, तो उसका जवाब सबने ना ही दिया था। और वेरी फ्रैंकली देखिए, हमारे कंसर्न्स इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी आंख के हवाले से, बहनों की मुलाकात के हवाले से, अल कादिर केस की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, वो रिजर्वेशंस मौजूद है और वो आज भी मौजूद है। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे थे कि इस पूरे लेवरेज को हम इस्तेमाल करें जी आप हमारी क्योंकि खान साहब से मुलाकात करा दें, हम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग आपकी जो पार्लियामानी मीटिंग इसका हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा इशू नहीं था। सो आई गेस के ये थोड़ा सा गलत बनाया गया। बट हैविंग सेड दैट, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हम इस तरह का कोई लेवरेज ले रहे थे, कल जब ये नैब का अमेंडमेंट का लॉ लेके आए थे तो हम उस वक्त भी तो कोई ना कोई हिसाब बना सकते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, वो सिस्टम निजाम एक ही शख्स के लिए चल रहा है।
ये कल नैब की अमेंडमेंट सिर्फ इमरान खान के लिए थी, इससे किसी का कोई इशू नहीं था। नजर आ रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला होगा, फिर अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद के सारे रेपरकशंस, तो सारा कुछ जो सिस्टम है, निजाम है, उसे वो एक शख्स को जकड़ने के लिए बना दिया गया है। हमारा उससे इस मीटिंग में जाने से उस लीवरेज को तोड़ने का कोई, मुझे कम से कम कोई लॉजिक रैशनल नजर नहीं आता। यकीन जानिए अगर हम चले भी जाते, आपकी बात मैं मान लेता हूं, हम कहते जी हमें खान साहब से मुलाकात करा दे, क्या फर्क पड़ना था? यानी कि जिस पार्टी को अपने दीवार से लगा दिया हो, जिसके अपने लीडर को आपने पिछले 6 महीने से कहते तनाई में रखा हो, वो शहबाज शरीफ की दर पे जाके बैठ के कहते शहबाज शरीफ साहब आपकी पार्लिमानी मीटिंग में तो आगे हजूर कोई मुलाकात का प्रॉमिस बना दे, और वो फौरन सुन के फैसला कर देते। इट्स मेयर एक ऐसे नैरेटिव बिल्ड कराया गया जी पीटीआई ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी हमारे लिए, कोई अपॉर्चुनिटी इस निजाम में कम से कम इनके पास जाके भीख मांगने से नहीं मिलने लगी। अल्लाह की तरफ से आएगी तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप बात कर रहे हैं। इस पे मैं दोबारा से कोट करना चाहूंगी राना साहब को ही, क्योंकि वो ये कह रहे थे, उनसे भी ये सवाल हुआ था कि भाई एक बिल्कुल लॉजिक भी है और कानूनी हक भी है पीटीआई का कि उनके खान साहब से एक मुलाकात हो जानी चाहिए, बिल्कुल उनका ये मुतालबा जायज है। उस पर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, कोर्ट के अहकामात हैं, पीटीआई अगर उसके ऊपर अमल करती है तो 100 बिस्मिल्लाह खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं है। कोर्ट के साथ जो तय किया था सलमान अकरम राजा साहब ने, उसके ऊपर वो कायम रहे तो खान साहब से मुलाकात नहीं रुकेगी। अच्छा, वैसे देखिए सर आपको बताऊं, ये ऐसे जबरदस्त किस्म के लोग हैं और ऐसे पॉलिटिकल किस्म के, मतलब आई वोंट से, मैं फनकार का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऐसे जबरदस्त गिमिक्स क्रिएट करते हैं कि मतलब उसकी कोई मंतक ही नहीं समझ लगती। आप ये देखिए कि चले जी मुलाकात नहीं हो रही क्योंकि मैसेजिंग हो रही है, बुशरा बीवी के बच्चों की बुशरा बीवी से मुलाकात क्यों नहीं हो रही, उसकी कोई सेंस बनती है? कोई लेवरेज बताए। बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात जेल के अंदर क्यों नहीं हो रही? चले वो तो बाहर को मैसेज नहीं आ रहा ना कि जी वो क्या आपस में उनकी गपशप हुई, उनकी आपस में मुलाकात बंद कर दी। ये एक नैरेटिव बनाया जाता है, एक रीजनिंग क्रिएट की जाती है कि क्यों हम इमरान खान पर तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन बाहर नजरिया देना है क्योंकि वो मैसेजिंग क्रिएट करते हैं और क्योंकि वो जेल मैनुअल के हिसाब से। क्या पाकिस्तान जेल मैनुअल के हिसाब से चल रहा है? जो हमारे साथ पिछले 3 साल वो जेल मैनुअल से हुआ, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा लिया, वो जेल मैनुअल के हिसाब से हुआ था। पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अभी आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, ये नैब का कानून, अब अकल की इनकी पर्दों पे अकल देखें। इन्होंने एक नैब की अमेंडमेंट पेश की, अब उसमें था कि एक साहब जो 3 साल से नैब के चीफ बैठे उनको 6 साल की एक्सटेंशन दे दें। अभी तो मार्च में आना था, 2 अपोजिशन लीडर से बैठ के नई चीफ की सिलेक्शन करनी थी, उन्होंने उसकी एक्सटेंशन देने का प्लान कर दिया। चलें जी आपने कर दिया तो बहुत ज्यादा आपके लॉयल होंगे। साथ ही आपने कहा कि जी अभी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर केस का फैसला होने वाला है, जो कि यकीनन जिस तरह का वहां पे चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज साहबान को लगाया गया, विद ऑल रिस्पेक्ट, हमें नहीं लगता कोई उम्मीद है। अब क्योंकि वहां पे रिजेक्शन होने वाली है और अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी ने पूछा भाई सुप्रीम कोर्ट और आईनी कोर्ट में आपको क्या फर्क नजर आता है? वहां भी तो उसी तरह के जज बैठे जो कि आईनी कोर्ट में, उन्होंने कौन सी आपकी बात सुन ली है? सो लोगों का इशारा दोनों चीफ साहबान के वाले साहब, लेकिन किसी ने फिर लॉजिक उन्हें कहा जी हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ जजेस ऐसे हैं जो अभी भी पाकिस्तान आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट लेके झंडा लेके खड़े हैं। ये ना उधर से बगावत के चक्कर में इमरान खान को लिवरेज मिल जाए, क्योंकि अलकादर केस में तो है ही कुछ नहीं, तो इस तरह आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भेज दें। पूरा इमरान खान के चक्कर में नैब लॉ की अमेंडमेंट करके हाई कोर्ट के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कर दी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जितने अल्हम्दुलिल्लाह जजेस साहबान को बिठाया गया अभी पिछले 6 महीने हैंड पे करके, उनसे शायद तवक्को है कि शायद वो इस तरह का फैसला ना दे। सो अब निजाम कभी भी जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा, वो एक सोच पे चल रहा है कि उस एक शख्स को जकड़ के कैसे रखना। ठीक है सेनेटर साहब, ये जो आप नैब तरमीम की तरफ गए हैं, नैब के हवाले से अमेंडमेंट्स एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से पेश की गई, क्या आप लोगों ने एहतजाज किया? ये चीज तो एजेंडे का हिस्सा ही नहीं थी, मगर पीटीआई की तरफ से कोई एहतजाज नहीं हमें देखने को मिला। मैं हैरान हूं कि पहले ये सेनेट का जो हमारा सेशन था वो बुध वाले दिन था, वेडनेसडे को था, और उसके बाद फिर फ्राइडे को होना था। अचानक एक नोटिफिकेशन मंगल की रात को आता है कि जिस सेशन बुध को नहीं अब थर्सडे को हो जाएगा। इसके मतलब जो कार्रवाई डली थी उसकी तैयारी में 1 दिन चाहिए था। जैसे ही हम कल जुमेरात को सुबह सेशन में जाते हैं 11:30 बजे, तो अचानक गवर्नमेंट की बेंचेस फुल नजर आती है, 100%, जैसे बच्चों की हाजिरी नहीं लगती, पूरी हाजिरी 100% नजर आ रही थी। तो मैंने फौरन क्वेश्चन आवर बटन दबा के उस वक्त जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे काकड़ साहब, मैंने कहा कि हुजूर यहाँ पे लगता है कोई कार्रवाई डलने वाली है, इतनी सारी हाजिरी तो मैंने 26वीं 27वीं तरमीम में देखी थी। तो मैं कहा जी फिर एक तरमीम
आ रही है। और विद इन 5 मिनट मेरे साथ ही सेनेटर अब्दुल कादिर साहब बैठे थे एज ए प्राइवेट मेंबर डे, उन्होंने एक चीज तहरीर पढ़ी जिस पे फिर हमने शदीद एहतजाज किया। इतना एहतजाज कि यकीन करें अब्दुल कादिर साहब को मुझे तकरीबन फिजिकली असॉल्ट करना पड़ गया, मुझे धक्के देने पड़ गए ताकि मैं उनको पढ़ने दूं। और फिर आनंद फानन गिलानी साहब ने उसके ऊपर जनाब अमेंडमेंट पास करवा दी। उन्होंने कोई हमारा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं सुना, ना उन्होंने किसी कमेटी को भेजा, ना किसी की डिस्कशन हुई, ना कोई तकरीर हुई। और गिलानी साहब ने पूरी तरीके से बुलडोज करते, सबदाज करते वोटिंग कराई। वोटिंग ऑब्वियसली उनके पास नंबर्स पूरे थे, हमने उसमें पुल एहतजाज किया। अली जफर साहब ने उसमें बड़ी जबरदस्त तकरीर की, उसके तमाम नकात को बड़ा पोस्टमार्टम करके बताया। बट इस जगह पे क्या कर सकते हैं जहां पे पूरा निजाम प्लान ही ऐसा करके बैठा हो, उसमें हमारी तूती पे क्या बोलना था। सो वी जस्ट वो कहते हैं बस खामोशी हो गई जिसको। लेकिन आपकी आवाज सुनी जाती है, पाकिस्तान तहरीक हमारी इंसाफ की आवाज सुनी जाती है। बड़ी अभी प्लान क्या है आप लोगों का? अब जाहिर सी बात है ये बाकायदा तौर पे नाफिजुल अमल तो हो गई, खान साहब का केस भी हम देखेंगे कि अभी चंद ही दिनों के अंदर सामने आएगा, बहुत सारी चीजें मामला आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रैटेजी क्या है? इन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे या कोई एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे, पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाएंगे, क्या करेंगे अब आप लोग? अच्छा देखिए, इट्स अ मल्टी स्ट्रैटेजी थिंग। वो एक स्ट्रैटेजी अब हमारे लिए काम नहीं करने लगी। आपको अदलिया की पोजीशन आपके सामने है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बावजूद इसके कि हम पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट करते रह गए, तो वहां हमारी अपील जो अल-कादर की वो नहीं लग सकती। मतलब चीफ जस्टिस साहब ने यकीन करें हमें मतलब लिफ्ट कराने मुनासिब नहीं समझा। मतलब कानून की कौन सी किताब है जिसमें आपने किसी को सजा दी हो और उसकी अपील के लिए वो आके अदलिया के दरवाजा खड़ा दिया गया, मैंने दरवाजा बंद है, खबरदार अंदर मत आना। तो हमें तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वैसे ही उन्होंने आना बंद कर दिया था। सो अब ये लग रहा है कि वो तो दरवाजा खुल गया, लेकिन अगला जो है ना वो बंद होने वाला है। सो जो आइडियलिस्टिक स्ट्रैटेजी वही है कि अदलिया पे अपना प्रेशर हम बरकरार रखेंगे, केसेस को परसू करेंगे, हमारे वकला भी परसू करते रहेंगे। साथ साथ जो हमारी अब ईद के बाद जो पार्टी स्ट्रैटेजी बना रही है प्रोटेस्ट के हवाले से, वो भी जारी रहेगा। लेकिन उससे बढ़कर सरद साहिबा मैं आपको थोड़ी बता दूं, इस वक्त जो बड़ा इशू है वो पाकिस्तान और अंदरूनी इश्यूज नहीं है। इस वक्त इशू दुनिया में ईरान इशू है और आपको उसकी शायद हीट आज फील हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। बिल्कुल बामसूल इसके कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में 38 दिन का तेल बरकरार है, आज रात को आपको पेट्रोल पंप्स पे लाइनें नजर आएंगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग जो कि शायद गवर्नमेंट एंटिसिपेट नहीं कर रही, जिसके लिए शायद शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी काबीना अहलियत नहीं रखते इस पूरे क्राइसिस से निकलने के लिए। ईरान का क्राइसिस पूरी दुनिया को जकड़ने लगा, वहां पे पाकिस्तान भी जकड़ पे आएगा। मैं अल्लाह माफ करे ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई हमारी अपॉर्चुनिटी निकलने जा रही है, बट दिस नीड्स सम जहां पे आपको थोड़ी सी कोहेजन चाहिए, जहां पे आपको थोड़ी यगानगत चाहिए होगी, और वो पॉजिटिविटी के साथ, नॉट फॉर द लीवरेज के आप में गए हम पीटीआई से बात करने तैयार है, लेकिन खबरदार आपने इमरान खान की बात नहीं करनी। वो कौन सी पीटीआई जो इमरान खान के बगैर बात कर सकती है? और अब्बास की क्या औकात है कि अगर उसके नाम के साथ इमरान खान ना हो तो मुझे जानता कौन है? सो मैं जो बात करूंगा, मेरा जो नजरिया होगा, मेरी जो सोच होगी, मैं उसकी ताकत इमरान खान से बोरो करता हूं। और अगर कोई कहता है मैं उसको मनफी करके उसके बगैर किसी कुर्सी पर बैठ के कुछ फैसले कर सकता हूं, ये उसकी भूल है। सो अगर आप पीटीआई और एक पॉपुलर मैंडेट के साथ कोई गहरे मुश्किल फैसले करना चाह रहे हैं, आज भी आपके साथ वक्त है। आप पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए, पीटीआई भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आप शर्तें शरायतें रख सकते हैं। बिल्कुल, ये सेनेटर साहब वो सोच है जो बहुत सारे लोगों को इस तरफ मबजूल इसलिए कराती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बयानिया जोड़ने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप जैसे जो ज़ीरक लोग हैं, जो लीडर हैं, जो रहनुमा है, पॉलिटिशियन हैं, वो इस सोच से बिल्कुल बरक्स हमें नजर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी तो खुदा करे पुरअमन तौर पे आगे बढ़े, और मुल्क के अंदर जो हालात हैं खुदा करे कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में वो बेहतरी की तरफ बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेनेटर रोन अब्बास बप्पी साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की बड़ी मजहबी सियासी जमात जमात उलमा इस्लाम के हुकूमत के साथ लाख इख्तलाफात सही, मगर कौमी इशू पर मरकज़ के शाना बशाना हमेशा नज़र आती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल JUI की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले गैर मामूली इजलास में शिरकत है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है, जिसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत से ये डिमांड किया है कि पाक अफगान कशीदगी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए।
जाए। पीपल्स पार्टी ने भी JUI के इस मुतालिबे की हिमायत और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तजवीज़ है उसकी तायद की है। ताहम हुकूमत ने मुशावरत के लिए वक्त तलब किया है। दूसरी जानिब JUI नैब तरमीमी बिल की भी खुलकर मुखालिफत कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने नैब तरमीमी बिल को इंसाफ की मनाफी करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने आईनी अदालत को मजीद मुतनाज़े जबकि पार्लियामान का वक़ार ख़त्म कर दिया है। JUI ईद के बाद सड़कों पर आने का इंदिया पहले ही दे चुकी है। इससे पहले 8 फरवरी को JUI की तरफ से एहतजाज और जलसे की कॉल भी दी गई थी, जिसे इस्लामाबाद में होने वाले सानहे के बाद मुलतवी किया गया था। क्या ईद के बाद होने वाला मुमकिना एहतजाज होकर रहेगा या फिर कोई मसलहत इसमें भी आड़े आ सकती है? ये एक अहम नुकता है, इस पे बात हम करेंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चंद ज़ीरक लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि तहरीक के लिए मौलाना के साथ आगे बढ़ा जाए। क्या ऐसी कोई बातचीत सियासी ड्राइंग रूम में हो चुकी है? कौमी हुकूमत सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, चंद अहम सियासी रहनुमा बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात पर जोर दे रहे हैं। इस हवाले से JUI की सोच क्या है? मुल्की मसाइल का हल कौमी हुकूमत है या फिर नया इलेक्शन ही तमाम मसाइल से हमें मुबर्रा कर सकता है? इस पर बात करने के लिए जमीयत इस्लाम के सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सेनेटर साहब, इस बात में कोई शुबा नहीं है, जब भी मुल्क की बात हुई है पाकिस्तान में हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम हमें शाना बशाना खड़ी नजर आई है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुक्मरान हो। एक तरफ आप लोगों ने इस इजलास में शिरकत की PM हाउस के अंदर जो हुआ, दूसरी तरफ आपने इस पे पार्लियामान का इजलास या पार्लियामान को भी एतमाद में लेने की बात की। इस तरफ जाना नहीं चाहिए था या पार्लियामान में एतमाद की बात इसलिए कर दी गई ताकि ये शायबा ना हो कि किसी भी मामले के अंदर मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ वन पेज पे खड़े हैं? देखिए, हुकूमत और रियासत में थोड़ा सा फ़र्क कर लीजिए। जब खुदा न खास्ता रियासत के ऊपर जो है ना मामला आएंगे, कोई ऐसा कोई मसला रियासत को दरपेश होगा, तो हमारे लिए रियासत पहले होगी या पहले थी, पहले होगी, पहली रहेगी। ये हमारा जो है सोचा समझा जो है हम पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान का मामला होगा पाकिस्तान पहले। अब ये इस वक्त की सूरत हाल आप देख लीजिए, जंग आपके धाने पे पहुंच गई है, बिल्कुल बॉर्डर पे आई हुई है। आपका तेल का मामला जो है वो इसमें मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। मुल्क के अंदर अमन अमान का मसला है, अफगानिस्तान के इशू है। हमने इसको डिसाइड किया था यूनानिमसली। हमारा एक भी किसी पार्लिमानी मेंबर ने मौलाना को ये नहीं कहा कि नहीं जाना, मगर जाके जितनी बातें थी जो हम आपके पास मीडिया पे करते हैं, जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, उसमें से कोई ऐसी बात रह नहीं गई थी जो मौलाना ने उनसे न की हो। बड़े आराम से नरम अल्फाज में हर मामले पे बात की गई और सख्त बातें की गई कि ये भी आपका गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तमाम तर जो है मौलाना ने, चूँकि मैं मौजूद था तो मैं इस बात को विटनेस करता हूँ कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ गया। जो आपने जॉइंट सिटिंग की या दोनों हाउसेस की अलग अलग बात की है, वो भी मौलाना की तजवीज़ थी और है। उसमें PTI जो है ना वो मेनली PTI की वजह से थी कि किसी वजह से जो है ना PTI या बाकी अपोजिशन जो PTI के साथ है वो पीछे रह ना जाए। मामला कौम का है, मामला मुल्क का है। तो हमने अपनी सारी बातें सामने रखी हैं, कहीं पे कंसीड नहीं किया। हम बाहर बैठ के लोगों से जो है अपने पे तनकीद करवाते कि जी आप जो है कौमी इश्यूज पे साथ नहीं चलते, तो उससे बेहतर यह है कि हम अंदर बैठ के अपना नुक्ता नज़र सामने रखें। जी बिल्कुल सेनेटर साहब, ये बड़ी एक अच्छी पॉलिटिकल मूव थी और बिल्कुल ये बिल्कुल ही दानिशमंदाना फैसला भी था। आपसे कुछ देर कबल मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब भी थे। उन्होंने कहा कि चूंकि इस मुलाकात के अंदर बिल्कुल आप वाली बात है कि एक तो किसी किस्म के नॉलेज को उसमें इजाफा नहीं हुआ, और सेकेंडली उनका ये ख्याल था कि अस्करी हुकाम ने ब्रीफ करना था जो कि नहीं किया गया, तो फिर ऐसे इजलास में शिरकत का कोई फायदा नहीं था। अगर पार्लियामान की आप बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या अस्करी हुकाम की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा, ये भी आप लोगों के मुतालबे में शामिल है, या फिर सेम एज इट इज यही ब्रीफिंग दी जाएगी जो PM हाउस के अंदर दी गई है? देखिए, जब हम गए थे तो हमें नहीं पता था कि ब्रीफिंग किसने देनी है। आया अस्करी हुकाम ने देनी है या फॉरेन मिनिस्ट्री ने देनी है या प्राइम मिनिस्टर और बाकी उनके साथ मिनिस्टर जो है ना अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह करेंगे। मगर जब तक आप जाते नहीं हैं उस वक्त तक आप चीज़ों को विटनेस नहीं कर सकते। अब विटनेस करने के बाद जो कुछ वहाँ पे हुआ, विटनेस करने के बाद मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि मेरे इल्म में एक रत्ती भर भी इजाफा नहीं हुआ।
दफ़ा। जो कुछ मेरे बच्चे जानते हैं उतना भी जो है ना वो शायद उनको उससे ज़्यादा जो है ना उन्होंने एक लफ्ज़ जो है वो उसमें इजाफा नहीं किया। तो अगर इसी तरह से मीटिंग्स बुलवानी है और हमारे इल्म में कोई इजाफा नहीं होना और उस सिटिंग के बाद भी जो है ना कोई ऐसी कोई पॉलिसी आप दे नहीं सकते, आप कहते हैं कि आप बता देंगे हमें सुनने के बाद, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक तरफ एक पहलू तो यकीनन ये बनता है कि वो चीज़ें बेफ़ायदा हो जाती हैं, मगर दूसरा पहलू जो सियासी है, जो प्योर सियासी है और जिसके बदले में तनकीद आप पे आ सकती है, वो ये है कि आप पार्टिसिपेट करें, अपनी बात रखें और उसके बाद जो मर्जी वो करें। कम से कम आप पे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। आपके ज़िम्मे जो काम था वो आपने कर दिया, तो जेयूआई के ज़िम्मे जो काम था जेयूआई ने कर दिया। बिल्कुल। अब सेनेटर साहब एक और भी मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अदम शिरकत की एक वजह बयान की वो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब से मुलाकात की एक शर्त थी जो पूरी नहीं की गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत सख्त बातें की, जैसे कि आपने भी बताया, बहुत सारे अपने मामला गवर्नमेंट के सामने भी रखे। इसमें सबसे ज़्यादा जो खित्ते के अंदर हमें मुश्किलात है उसमें अपने मुल्क के अंदर जो है वो अमन व अमान होना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि जहां पर ऐसा शायबा है कि इंतकामी कार्रवाइयां हैं उनको ख़त्म किया जाए या एटलीस्ट कम किया जाए। तो क्या इस हवाले से भी आपकी पार्टी ने कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि मुल्क को बचाना है तो इन चीज़ों के ऊपर जो क्रॉस है उसको ख़त्म करना होगा? मजमूई तौर पे तो हर पहलू पे बात हुई, मगर किसी शख्सियत को, क्योंकि वो ऐसा ओकेजन नहीं था कि किसी शख्सियत को सामने रख के उसके रेफरेंस से ये बात करते। अगर वो बात करते तो फिर जो है ना ये मामला सारा मुतनाज़ा हो जाता। मगर मजमूई तौर पे मुल्क के अंदर अमन अमान की, मुल्क से बाहर अफगान मसले पे, ईरान के साथ गल्फ में जो सूरत हाल है, सऊदी के साथ जो मामलात हैं ईरान के, इन अमेरिका के साथ जो मामलात है, इसमें हर पहलू पे बात रखी गई है। इवन ये जो पीस बोर्ड बना है जो हम वार बोर्ड कहते हैं, उस पे भी जो है ना अपना नुक्ता नज़र हमने रखा है और कोई चीज़ रह नहीं गई थी। और उसके साथ ये मुतालबा भी कि बाकी अपोजिशन को इस तरह के मामलात में शरीक किया जाए, यानी हम पीटीआई की एब्सेंस में उनको उनकी वकालत करते रहे हैं। ठीक है। अब सेनेटर साहब आ जाते हैं ज़रा नैब तरमीम के ऊपर। उसके ऊपर जो आपकी स्पीच है मैं उसको भी सेनेट में सुन रही थी, जिसमें आपने ये फरमाया था कि चूंकि एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से इस बिल को पेश किया गया और ये एजेंडे का हिस्सा भी नहीं था। अब यहाँ पर मसला ये डिस्कस हो रहा है कि जो चेयरमैन नैब को तौसीह दी गई है, नैब के पहले कानून के मुताबिक ये नहीं थी, अब जो तौसीह दी गई है उसके ऊपर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। चूँकि ये वाले चेयरमैन नैब ने बहुत बड़ी तादाद में ज़मीनों के कब्जे छुड़ाए हैं तो इसलिए उनको एक्सटेंड किया गया, या आपके नज़दीक ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसे हालात में जब फ्लोर के ऊपर अपोजिशन लीडर भी मौजूद है और गवर्नमेंट भी खड़ी है और ख़ुद इन दोनों का ये बाकायदा मौक़िफ़ था कि नया चेयरमैन नैब आएगा, लेकिन यहाँ पर इसी चेयरमैन नैब को जो तौसीह दी गई है उसको जेयूआई किस तरह से ऑब्जर्व कर रही है? जेयूआई ने दोनों हाउसेस में इसको रिजेक्ट कर दिया। ये बिल ऐसे आया कि इसमें एजेंडे में शामिल नहीं था, फिर कोई एडिशनल एजेंडा भी नहीं आया। ये ऐसे ही है कि जैसे आप जो ना तारीख़ का पेपर देने जाएं और तारीख़ का पेपर देते देते आप कहें कि वो मेरा जो है ना एक और पेपर भी रह गया मैथ का, वो मैथ का पेपर भी मुझसे अभी ले लीजिए, और वो आगे से जो है ना इरशाद फरमा दें अच्छा चले मैथ का पेपर भी अभी बताएंगे मैथ के पेपर में आपने जो है ना क्या कहना है। तो इस तरह से बग़ैर एजेंडे में रखे चीज़, बग़ैर किसी टूल के, बग़ैर रूल्स को सस्पेंड किए जो है ये अचानक आया और अचानक जो है ना वो कैरी हो गया और उसके बाद हम शोर मचाते रह गए। फिर स्पीच का गो कि उन्होंने वो किया, मगर अमेंडमेंट तक हमको छोड़ा नहीं। फिर उस ने अमेंडमेंट मूव करवा दी थी, नेशनल असेंबली में अमेंडमेंट आ गई थी, उसके जो दो सबसे डिस्प्यूटेड मामला थे वहाँ पे अमेंडमेंट हमने कर दी थी, क्लास 4 में भी और क्लास 6 में भी, मगर उसको भी उस तरह से नहीं लिया गया। देखिए ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी वहाँ पे तय किया जा चुका था और पीपल्स पार्टी और नून इसका हिस्सा थे कि नैब का चेयरमैन अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस यानी ट्रेजरी की मर्जी से आएगा। दोनों लीडर, ठीक है जी,
डेमोक्रेसी। तो जब अगर आप उसको एक्सटेंशन, पहले तो वन टाइम जो है ना वो अपॉइंटमेंट थी, चले आपने उसको कहा कि जी वो बहुत आला कारकर्दगी है, पूरे पाकिस्तान का कब्जा उन्होंने छुड़वा दिया, तो फिर ये दोनों की जो रजामंदी थी वो कहाँ गई एक्सटेंशन के लिए? पहले 3 साल के लिए तो वो रिक्वायर्ड थी और वो 3 साल के लिए लेनी थी, तो फिर आपने दोबारा रीअपॉइंट कर दिया, ये एक्सटेंशन दी। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं थी, यहाँ पे आपने डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी जो है ना वो वायलेट कर दिया, उसके बाद उस कानून की मंशा को भी आपने वायलेट कर दिया। फिर दूसरा जो उसमें कमाल किया है वो भी पर्सन स्पेसिफिक है, और चीज़ें भी कुछ पर्सन स्पेसिफिक हैं, मगर पर्सन स्पेसिफिक एक और किया, उन्होंने कहा जी हम राइट ऑफ सेकंड अपील दे रहे हैं। पहले होता यह था कि पिटिशन हम फाइल करते थे, लीव हम लेते थे सुप्रीम कोर्ट से, और अगर लीव मिल जाती तो देन वो कन्वर्ट हो जाती थी अपील में, और देन जो है ना वो सुना जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते थे। इन्होंने सेकंड राइट ऑफ अपील दे दिया, मगर फोरम चेंज कर दिया। फोरम चेंज करके इन्होंने एफसीसी को इतना डिस्प्यूटेड कर दिया, जो उसकी थोड़ी बहुत इज्जत अगर कहीं पे थी भी, तो पता चल गया कि किसी खास बंदे की जब अपील, सेकंड अपील आएगी तो उसके साथ क्या होगा, या आपको आज पहले से पता चल गया। तो क्यों इस तरह की हरकतें की जाती हैं? आज आप हाउस के इस तरफ हैं, कल दूसरे लोग हाउस की इस तरफ आ जाएंगे, या कोई और आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। उस वक्त से डरें, और आप वो कर रहे हैं जो पार्लियामान का उस तरह से वकार, उसकी इस तरह से मिट्टी पलीत कर रहे हैं कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। गो कि पहले भी कोई हमारा कोई किरदार जो है वो कोई अबव द बोर्ड नहीं था, मगर जो आज जो कुछ है वो तो बिल्कुल ही तबाहकुन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।